अपना कुछ फिक्स नहीं है, अपन जैसे टाइम पास कर लेते हैं, जैसे होता है वैसे। चलो अब हम बात करेंगे प्लेसेंट। ये तो हो गया ना काम कि कैसे कैसे प्लेसेंटा काम करती है ना। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को ट्रांसफर कर सकता है, कौन सा ट्रांसफर नहीं करता? ऑलमोस्ट सब नहीं करते, लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा करता है? जी। कौन सा नहीं करता? एम। एम क्यों नहीं करता? एम क्यों नहीं करता बता? एम क्यों नहीं करता? एम एक्चुअली पेंटामर स्ट्रक्चर होता है, इसका वेट होता है 9 लाख यूनिट, इसलिए इसको मिलियनर इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। लखपति 9 लाख का, 10 लाख का मतलब होता है मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, लेकिन इसका वेट होता है वो 9 लाख यूनिट के बराबर होता है, तो लगभग इसको हम लोग एम मिलियनर इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन वैसे 5 प्रकार के होते हैं, आप माइक्रो में पढ़ते भी हो जी। जो ब्लड में सबसे ज्यादा होता है सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सीरम। ए सेकंड सीरम, सीरम में सेकंड नंबर पे होता है, लेकिन ये किसी भी सीक्रेशन में सबसे ज्यादा होता है। कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ब्लड में, ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज्यादा कौन सा है, सलाइवा में सबसे ज्यादा कौन सा है, कोई टीयर में सबसे ज्यादा कौन सा है, सीमन में, मतलब सीक्रेशन कोई भी है उसमें ए। एम मिलियनियर, डी सरफेस एंटीबॉडी बनाता है, ई एलर्जी में बढ़ता है। इन्फेक्शन को कौन सा इंडिकेट करता है? एम। एम इज इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। समझ आ गई बात क्या है? ये तो थोड़ा याद रखो। अब प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कोई बताएगा मुझे? हाँ, ये क्या? न्यूट्रिशन, सिर्फ न्यूट्रिशन? एंडोक्राइन भी होता है, रेस्पिरेटरी भी होता है, एक्सक्रीटरी भी होता है, न्यूट्रिशन भी होता है। एंडोक्राइन का मतलब प्लेसेंटा से 4 प्रकार के मेन हार्मोन रिलीज होते हैं। कोई प्रेगनेंसी को बना के रखता है, कोई फीटस को मैच्योर करवाता है, कोई लेबर करवाने में हेल्प करता है, अलग अलग सबके काम है। न्यूट्रिशन का मतलब मदर जो भी खाती है वो बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू ही तो जाता है, थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, इसका मतलब न्यूट्रिशन। एक्सक्रीशंस, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है फीटस अम्बिलिकल आर्टरी से डाल देता है प्लेसेंटा में, तो प्लेसेंटा का ये फंक्शन है, फीटो प्लेसेंटल। और एंडोक्राइन भी हो गया, रेस्पिरेटरी, ऑक्सीजन और CO2 दोनों का एक्सचेंज करता है, प्लेसेंटा ही तो करता है। और लगभग लगभग 8 ml पर केजी पर मिनट कितनी ऑक्सीजन देता है बेबी? पर केजी पर मिनट ऑक्सीजन बेबी को सप्लाई होती है। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि बेबी को कितनी ऑक्सीजन मदर देती है, 8 ml पर केजी पर मिनट, सोच लो, मदर के पास है ऑक्सीजन तभी तो देते हैं। ये हम कहां से पढ़ेंगे? फिजियोलॉजिकल चेंजेस में पढ़ेंगे कि कितना ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्या होता है वो सब। चलो आगे बढ़े, प्लेसेंटल फंक्शन लिखते हैं अपन लोग। ये समझना है, सब लिखो या नहीं लिखो। बहुत सारे न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट मदर से फीटस के बीच में एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेशन के फंक्शन हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी हो सकते हैं, न्यूट्रिटरी हो सकते हैं और एंडोक्राइन भी हो सकते हैं, सब पढ़ेंगे हम लोग। रेस्पिरेटरी, धीरे धीरे, पहले तो कोई गैस एक्सचेंज नहीं होती, 28 वीक पे लंग्स बच्चा जिंदा रहे उतना हो जाता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थोड़े पहले स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन। 4 प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। जब आप फंडामेंटल पढ़ोगे तो आप मेन 3 चीजें पढ़ोगे, आपको पता होगा। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। पढ़ते हो आप तीनों चीजें? डिफ्यूजन क्या होता है? यस सर तो बोल दिया। क्या होता है? विनीता, क्या ना, विनीता कौन है? कौन है विनीता? नहीं आज, ठीक है, अच्छी बात, वेरी गुड। मैं सोचा आप ही विनीता है, मुझे क्या पता, मैं तो आइडिया लगा रहा हूँ। भाई किसी को बोलना हो, जैसे ये राहुल नहीं है तो मैं राहुल को बुला रहा, तो क्या बोलूंगा? राहुल हो आप? तो बोल नहीं सर मैं हूँ राहुल। चलो, उनके भाई साहब मेरे साथ में स्टाफ है, तो उन्होंने मेरे को बोला उन्हें थोड़ा बैंड बजाना उसकी, मैंने कहा ठीक है। तो आज आई नहीं, बैंड बजाए किसकी? दिवाली मनाने चली गई थी। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। हाँ मैम आप बताओ, आपका क्या नाम है? जोर से बोलो ना। जूली, वाह मैम, वेरी नाइस नेम। खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय जूली? जूली का मीनिंग क्या होता है? एकदम फनी। जूली का मतलब क्या होता है? मैंने तो ये सुना है, मीनिंग तो बताए, यही होता होगा ना? नहीं पता? पता बताओ ना क्या होता है। हाँ, मेरा नाम है एक्चुअली मुख्तियार, उसका मतलब होता है मैन, चीफ, हेड। हाँ देख लीजिए, आप सर्च कर लेना गूगल, इसका मतलब यही होता है। तो मैं अपनी जगह पे हेड ही हूँ। जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन पीछे से होती है, क्योंकि हम लाइन में अकेले ही होते हैं। ठीक है ना? तो अपने को अपने नाम को लेकर थोड़ा यूफोरिया रहता है। तो अपना अपना नाम हर किसी को पसंद होता है। जैसे ये बोलते हैं मेरा नाम राहुल है, अब मीनिंग क्या होता है राहुल को पता है, मुझे थोड़ी पता है। जैसे अपने नाम का मीनिंग आपको पता नहीं पता, चलो डिफ्यूजन का मीनिंग बताओ, इसका तो पता है, वो तो होता ही है, लेकिन डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है? डिफ्यूजन का मीनिंग होता क्या है? क्या? क्या? पानी, सॉल्वेंट, और कोई? 3 चीजें होती है कोई भी सॉल्यूशन में, 3 चीजें मिलकर सॉल्यूशन बनता है। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और एक होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू, मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट? वो सॉल्यूट तो हवा में है भाई, दीपावली मना के आजा। सॉल्यूट का मतलब होता है जिसको घोला जाए। जैसे पानी है और शक्कर है, आपके पास पानी है और चीनी है। चीनी क्या है? सॉल्यूट है। पानी क्या है? सॉल्वेंट है। घोलने के बाद में एक लिक्विड बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। समझ में आई क्या? सॉल्यूट क्या हुआ? जिसको घोला जाए। और जिसके अंदर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, क्योंकि लगभग दुनिया में सारी चीजें में सबसे ज्यादा किसमें चीजें घोली जाती है? पानी में। तो सॉल्यूट का डिफ्यूजन का मतलब है सॉल्यूट का, याद रखना, सॉल्यूट का अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। किसका? सॉल्यूट का। और गैस हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। गैस चूंकि एनवायरमेंट में सॉल्यूट का काम करती है, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है कि गैस एक्सचेंज कौन से मैकेनिज्म से होता है? डिफ्यूजन मैकेनिज्म से होता है। कौन से मैकेनिज्म से होता है? डिफ्यूजन मैकेनिज्म से होता है। याद रहोगे, सिंपल डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कुछ उल्टा है।
एकदम उल्टा सा मीनिंग है इसका, सीधा मीनिंग नहीं है। पहले ऑस्मोसिस बाद में पढ़ते हैं, हम ऐसे फंडा का टॉपिक है, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ शॉर्ट में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपने कभी बड़ी बड़ी जगह पे, रेस्टोरेंट पे या फिर कभी रेलवे स्टेशन पे या मेट्रो स्टेशन पे या कहीं मॉल में आपने देखा होगा, एक पानी देता है, जो चाय लेते हैं ना हम लोग, तो अब चाय हमें प्रिपेयर करनी पड़ती है। एक वो पुड़िया होती है चाय की, उसके अंदर एक धागा लगा हुआ होता है, पानी दे देते हैं, उसके अंदर डुबो, जितनी आपको करनी है उसके हिसाब से कर लो। वो कौन सा मैकेनिज्म है? वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। कौन सा है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन का हायर से लोअर की तरफ जाना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन का हायर से लोअर की तरफ जाना। एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं जो कि याद हो जाए, सॉल्यूशन का हायर से, उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ऑस्मोसिस थोड़ा अलग है, ऑस्मोसिस थोड़ा अलग है। ऑस्मोसिस का मीनिंग ये होता है, कोई बताएगा? किसी को पता है ऑस्मोसिस? पहले तो ये बताओ, ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है इसमें, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है इसमें। इसका एग्जांपल बताओ सर, सिंपल तरीके से एग्जांपल बताओ। सिंपल एग्जांपल ये है, देखो आपके घर पे गेस्ट आए, सुनना, ये है 2 लीटर पानी, उसमें आपने 4 नींबू मिला दिए एक तरफ, फिर आपने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, उसमें 4 नींबू मिलाए, बताओ दोनों में से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? चलो ऐसे कर लूं, ये भी 2 लीटर कर देता हूं, ये कर देता हूं मैं आपको 1 लीटर है, चलो एक ही रखो, 2 करेंगे तो फिर और दिक्कत, नींबू बढ़ाने पड़ेंगे। ये है 2 लीटर पानी, 4 नींबू है, ये 1 लीटर पानी है, 4 नींबू है, तो बताइए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? 1 लीटर वाला कि 2 लीटर वाला? क्यों? पानी तो इसमें ज्यादा है। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? आप प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी पढ़ते हो, आप डिहाइड्रेशन पढ़ते हो, कोई भी आपने बॉडी का हीमो कंसंट्रेशन नाम सुना है? वो सारा इसी से तय होता है। पानी और नींबू अगर याद है तो आपको ये सब याद है, सिंपल तरीका है। हीमो कंसंट्रेशन का मतलब, कोई भी कंसंट्रेशन की डेफिनेशन ये है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। एक छोटी सी बात बताऊं, आपका हीमोग्लोबिन है फिलहाल 12, और आपको 30-40 डायरिया हो जाए, कल आपका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, कम आएगा कि ज्यादा? कम आएगा कि ज्यादा? कम आएगा कि ज्यादा? कम नहीं आएगा। 13 आएगा या 14 आएगा, 12 से कम नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आरबीसी का वॉल्यूम ज्यादा आएगा, एचसीटी ज्यादा आएगा, बस उसी को ही तो हीमो कंसंट्रेशन बोलते हैं। ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले दिन जो पानी था डायरिया होने से पहले, माना कि वो हीमोग्लोबिन 12 है, उसमें 12 है, अगले दिन आपको 30-40 डायरिया हो चुका है, इसका मतलब बॉडी से सिर्फ पानी पानी बाहर निकला है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन उतना ही है, आरबीसी उतना ही है, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन उतना ही है, पानी कम हो गया, तो पानी बाहर निकाला है। इसमें 2 लीटर पानी में 4 नींबू है, और इसमें से 1 लीटर पानी है, एक बाहर निकाल दिया, तो ज्यादा किसमें है? नींबू। बस पहले दिन पानी इसमें ज्यादा था, हीमोग्लोबिन कितना था, माना कि 2 लीटर पानी में 4 हीमोग्लोबिन था एग्जांपल, अब 1 लीटर पानी बाहर निकल गया, थ्रू डायरिया वोमिटिंग, नींबू उतने कितने, हीमोग्लोबिन उतना का उतना, इसको बोलते हैं हीमो कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? तो हीमो कंसंट्रेशन में कभी भी आपके जो ब्लड रिजल्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। आपने डायबिटीज इंसिपिडस नाम सुना है? उसमें हाइपरनेट्रीमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर या हाइपो, हाइपर या हाइपो, हाइपर होता है। क्यों? पेशेंट को तो भयंकर यूरिन आता है, पेशेंट को एक दिन में 5 लीटर यूरिन आता है, हाइपरनेट्रीमिया कैसे हुआ? क्या पेशेंट ने सोडियम ज्यादा खाया? नहीं, पेशेंट सोडियम खाना बंद कर देगा तो भी हाइपरनेट्रीमिया होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, बिकॉज ऑफ हीमो कंसंट्रेशन, मतलब बॉडी में से पानी बाहर निकला है, सोडियम बाहर नहीं निकला, तो उसको रिलेटिव हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। समझ में आई? आपने एक डिजीज सुनी होगी SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, ऐसी कंडीशन जिसमें एडीएच ज्यादा होता है, उस पेशेंट में एडीएच ज्यादा है, पेशेंट को ओलिगोयूरिया होता है, पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होगा किसी भी हालत में। तुम कितना ही जोर लगा लो, जिसमें वैसोप्रेसिन ज्यादा होगा, उस एडीएच का मतलब क्या होता है? वैसोप्रेसिन। एडीएच का दूसरा नाम क्या है? जिसमें वैसोप्रेसिन ज्यादा होगा उसमें हाइपोनेट्रीमिया होगा, क्योंकि वो यूरिन आउटपुट बाहर नहीं जाता, तो बॉडी में फ्लू बढ़ गया, तो सोडियम बाहर भी निकलेगा पहले जितना ही निकलता है, लेकिन पानी ज्यादा बढ़ गया, तो इसके अंदर ये 1 लीटर पानी में 4 नींबू है, मैं अगर 2 लीटर पानी और मिला दूं तो टोटल पानी कितना हो जाए? 3 लीटर, नींबू कितने रहे? 4, तो इसके कंपेरिजन में अब कंसंट्रेटेड कौन है? अब कंसंट्रेटेड कौन है? ये कंसंट्रेटेड हो गया, तो ये ऐसा एडीएच बन गया। अब ये क्या हो गया? ऐसा एडीएच हो गया, सोडियम कम बढ़ गया, पानी बढ़ने से सोडियम अपने आप, क्या आपने नींबू कम किए? क्या आपने नींबू मिलाए? फिर भी नींबू कम कैसे हुए? क्योंकि पानी मिला दिया, तो इसको बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? हीमोडाइल्यूशन। तो ऑस्मोसिस में कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि 1 लीटर, कोई आपने माना कि 4 नींबू है, सीधी बात है, 4 नींबू है, 2 लीटर पानी है, एक तरफ 1 लीटर और 4 नींबू है, अब क्या करोगे? आप दोनों को मिलाओगे, अलग अलग बर्तन में आपने नींबू पानी बनाया, तो आप थोड़ी देर ऐसे मिलाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें दोनों का टेस्ट सेम हो जाएगा, आप घर बना के देख लेना। तो अपनी लोकल लैंग्वेज में उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो बॉडी के अंदर भी क्या होता है कि एक साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, एक साइड कंसंट्रेशन कम होती है, तो बॉडी क्या करती है? उसको बैलेंस करती है, होमियोस्टेसिस करती है, कि उधर वाला सॉल्यूट उधर भेज देती है, उधर वाला पानी उधर भेज देती है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ओनली वाटर मूवमेंट करता है, ओनली। तो जिस साइड सॉल्वेंट ज्यादा है उधर से सॉल्वेंट उधर चला जाता है, और इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर में क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा 10-15 बार डायरिया या वोमिटिंग हो जाए तो इंसान मर नहीं जाता, अपने आप बॉडी मेंटेन कर लेती है। कभी भी एसिड बेस इंबैलेंस पड़ा होगा आपने, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कल, तो कभी ऐसा नहीं है कि पेशेंट को 4 वोमिटिंग हो रही है और मेटाबॉलिक एल्कल हो जाएगा, नहीं होता, होता होगा, लेकिन वो अनकंपनसेट होगा जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी बॉडी। तो जब भी हमें कई बार वोमिटिंग होती है तो बॉडी पहले उसको रेगुलेट करती है, बॉडी उसको रेगुलेट करती है, और रेगुलेट करने के चक्कर में तीनों बिगड़ जाते हैं। ये भी आपने सुना कि पार्शियल कंपनसेट में तीनों बिगड़ते हैं, सुना है कि नहीं सुना?
जब आप पार्शियल कंपनसेट पढ़ते हो रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक के अनकंपनसेट का मतलब तो क्या है, दो एबनॉर्मल है, लेकिन पार्शियल कंपनसेट का मतलब है कि 2:30 बजे क्लास चल रही है, 2:30 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, आप रूम से निकले 2:25 पे, 10 मिनट का रास्ता है, आप दौड़ रहे हो, बड़ी मुश्किल से आप 2:35 पे पहुंचते हो, तो मतलब ना तो आप 2:30 पे पहुंच पाए, इसका मतलब ये भी चूक गए, और दौड़ने के चक्कर में आप बेल्ट भूल गए पहनना, इसका मतलब ये क्या हुआ, पार्शियल कंपनसेट, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है तो मेटाबॉलिक सही करता है उसको, जब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है तो रेस्पिरेटरी सही करता है। तो जब भी आप पार्शियल पढ़ते हो तो फिक्स है, पीसीओ2 भी अबनॉर्मल होगा, एससीओ3 भी अबनॉर्मल होगा, पीएच भी अबनॉर्मल, और अनकंपनसेट में जो दो चीजें ना वही अबनॉर्मल होगी, तीसरा जिसका लेना देना नहीं है वो नॉर्मल होगा। पढ़ते हैं ना ये चीज, तो ये ऐसे हवा में नहीं बनता, कुछ रीजन होते हैं इसके बनने के। स्कूल को भी हम चार्ट बना था, क्या हुआ, सच में दौड़ भाग में भूला मैं, अभी आके देखा है वो पार्शियल कंपनसेट, ठीक है कोई ना, अपने क्या करना है आप जानते हो ना, बस लिखो भाई, तेरा बेल्ट थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं सामने सामने देख रहा है कि मेरा बेल्ट ले लेंगे। अच्छा टेस्ट भी था क्या कल मेरा 50, तो ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी है जो टफ था, इसमें इसमें यही तो लिखा है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ द गैमेटोजेनेसिस द फीमेल एंड मेल सेक्स डिवाइड एंड देन कंटेन, उधर से 23 आते हैं, उधर से 23 आते हैं, हैप्लॉइड एंड हैप्लोइड, द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड दोनों मिलने के बाद बनेंगे, इसमें बोला उधर से कितने उधर से कितने, 23 और 23 मिलके 26 हो गए, 46 हो गए ना, यस हाँ, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होना चाहिए। और कोई डाउट है क्या किसी पेपर में किसी को, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, मैंने एकदम सिंपल ही तो दिया, कोई डाउट है, जो प्रेगनेंसी नियर टर्म की तरफ जाती है ना, इन सारी लेयर में वस्कुलरिटी बढ़ जाती है, हाँ तो वस्कुलरिटी बढ़ जाती है, तो ये जो लास्ट में यही बोला है कि ये तो पहले आउटर टू इनर मैकेनिज्म है, जो जो नियर प्रेगनेंसी होती है तो ये सिंसाइटल वस्कुलर का मतलब वस्कुलरिटी बढ़ जाती है, इस मेम्ब्रेन की वस्कुलरिटी बढ़ने का नाम है बस, पूरा ही रहता है 24 वीक, मतलब फीटस में 24 वीक से बनना शुरू होता है, जब बच्चे का जन्म होता है ना, जन्म होता है उस टाइम लगभग लगभग 80% अभी भी हीमोग्लोबिन फीटल है, अबाउट 75% ऑफ द फीटल हीमोग्लोबिन फीटल टाइप का है जब जन्म होता है। हाँ हाँ ऐसे नहीं होता कन्वर्ट, जैसे यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं, तो मैं क्या करूंगा 4 बजे आपको बोलूंगा कि एक जना जाना बाहर होगा, एक टाइम जरूरी थोड़ी 4 बजे सब चले गए, 4 बजे जाएगा, एक 4 बजे 5 मिनट पे जाएगा, तो 24 वीक पे चेंज होना शुरू होता है एक मॉलिक्यूल, तो जो नया आएगा ना उसके बाद वो चेंज होगा, फिर थोड़े दिन बाद आरबीसी और टूटती है 80 डेज बाद, फिर एक जो नई आएगी क्वाड्रेंट वाली आएगी, फिर और टूटती है, तो ऐसा करते करते इसको लगभग लगभग 8-10 महीने लग जाते हैं, तो 24 वीक है तो 40 वीक पे तो डिलीवरी होगी, तो 16 वीक तो ये, और लगभग 3-4 महीने बाद 3-4 महीने और लग जाते हैं, तो टोटल टोटल 8 महीने लगते हैं पूरा चेंज होने में। हाँ हो गया क्या, आगे बढ़े, अब देखो सिंपल है, एकदम सिंपल है, ऐसा फंक्शन पढ़ने का ये फंक्शन है, नहीं लिखा है, हाँ जी मैम डाउट है, ऐसा कुछ था तो नहीं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन 69, करेक्ट रिगार्डिंग एससीजी हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम टिल 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, सही है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता तब तक कॉर्पस लूटियम से सीक्रेट होता, सही है, अरे 6 वीक से प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है, तो इसमें ये बोला कि 6 वीक से पहले तो प्लेसेंटा का नाम निशान ही नहीं होता, तो 6 वीक में पहले कौन करता है, कॉर्पस लूटियम में प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, इसका लिखने का मतलब ये है, तो फिर सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट ये हार्मोन सीक्रेट करती है, सही बात है, 60 से 70 दिन पे ये पीक पे रहता है, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही बात है, तो फिर डी हो गया आंसर, तो इसमें क्या दिया आंसर, नहीं ऐसे ये था कि 6 वीक तक तो प्लेसेंटा होता ही नहीं है, 6 वीक के बाद में प्लेसेंटा सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, होता है जब सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है तो प्लेसेंटा भी थोड़ा थोड़ा अपना काम करता है, और कॉर्पस लूटियम भी धीरे धीरे अपना काम करता है, 12 वीक पे प्लेसेंटा पूरा बन जाता है, कॉर्पस लूटियम चला जाता है, एक साथ ही बता दो कोई डाउट है तो, हाँ ये बताया ना, जैसे फीमेल और मेल दोनों मिलकर एक तो स्पर्म आता है और वो आता है, तो इसके भी 23 और इसके भी 23, और 23 को बोलते हैं हैप्लॉइड, क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड मिलके क्या बनते हैं, डिप्लॉइड, तो दोनों के हैप्लॉइड हैप्लॉइड आके 46 बना देंगे, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियस, बस आगे बढ़े क्या, हो गया क्या, अब देखो ये टेबल देखो इधर आओ, याद रखना इट इज ग्लूकोज का मदर से फीटस में ट्रांसफर कौन से मैकेनिज्म से होता है, तो ग्लूकोज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऐसे याद रख सकते हैं, लिपिड फैट सोल्यूबल विटामिन किसका, लिपिड का, और आपको पता है लिपिड खुद फैटी सब्सटेंस होते हैं, और आपको ये भी पता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन भी लिपिड है, भाई ऐसा कोई भी कंपोनेंट जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है वो लिपिड है, भाई वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिनेशन क्या है, वही है बी और सी वाटर सोल्यूबल है, डी ई के ए फैट सोल्यूबल है, डेफिनेशन इसी पे बनी है कि ये वाटर में सोल्यूबल है और वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो लिपिड और फैट एक ही बात है, तो याद भी नहीं रखना, लिपिड और फैट सोल्यूबल विटामिन होता है वो सीधे ही डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, फिर आता है सोडियम बेसिक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को बेसिक इलेक्ट्रोलाइट, और O2 और CO2 अभी बताया मैंने, तो गैस और बेसिक इलेक्ट्रोलाइट कौन से मैकेनिज्म से, सिंपल डिफ्यूजन, तो ये तो याद ही नहीं करना, सिंपल चीजें सिंपल जाएगी, सिंपल मतलब O2 CO2 सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, और फैट है लिपिड है ऑटोमेटिक ट्रांसफर, अब बच गया ग्लूकोज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब एनर्जी किसमें चाहिए होती है, प्रोटीन में, इसमें एटीपी चाहिए होता है, एटीपी नाम सुना होगा आपने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, प्रोटीन अमीनो एसिड कैल्शियम फॉस्फेट आयंस, इसमें क्या चाहिए होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलता है, जैसे ऊपर जा रहे हो आप कहीं
चल रहे हो वैष्णो देवी, तो उसमें आपकी एनर्जी ज्यादा चाहिए और नीचे जाने के लिए अपने आप पीछे प्रेशर लगता है, अपने आप ही चले जाते हो, तो सिंपल का मतलब ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलते हैं, तो आपको एटीपी चाहिए होती है, आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो सेल के अंदर जाने के लिए भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या है? वो मैकेनिज्म जिसमें सेल के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या माइक्रो न्यूक्लियस को भेजने के लिए या न्यूट्रिएंट्स को भेजने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उस मैकेनिज्म को एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या है? सेल के अंदर किसी न्यूट्रिशन को भेजने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उस मैकेनिज्म को एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से कौन-कौन से जाएंगे? प्रोटीन जाएगा, कैल्शियम जाएगा, फॉस्फेट जाएगा, आयरन जाएगा, ठीक है? और वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल कौन-कौन से हैं? बी एंड, बस लिख लो इतने, याद हुआ? एक बार में थोड़ी होता है। हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली। आप ऐसे दीपावली में मुरझाए हुए चेहरे कैसे हो? खुश होना चाहिए। हैं? ऐसे क्यों कर रहे हो? मिठाई नहीं खिलाई? हाँ, ये बात सही बोली आप। मेरा ही मन करता है कोई मुझे मिठाई खिलाए। हमारे तो दीपावली में छुट्टियां नहीं मिलती हमें। हमें ऐसा बोलते हैं कि आप दीपावली मनवाओ। दीपावली में छुट्टियां नहीं मिलती, दीपावली होती है हमारे एक्स्ट्रा नाइट लगती है। आप तो करो ड्यूटी, नाइट करो वहाँ। ठीक है बाबा, करेंगे और तो क्या है। तो हम तो दीपावली मनवाने वाले हैं, हमें छुट्टियां वुट्टियां नहीं मिलती। जल्दी करो प्लीज। जय हो। खाली क्लास कितनी ऐसे लगती है अटपटी, आपको वैसे लगता है ना? हमारी आदत पड़ी हुई भरे हुए बैच को पढ़ाने की, खाली ऐसे लगता है क्रिकेट खेल रहे हैं स्टेडियम खाली है, ऐसा लगता है कोई देख ही नहीं रहा हमें। कोई ना, आप ही देख लो, एक ही बात है। आगे बढ़े क्या? हम इतना धीरे क्यों लिख रहे हो दीपावली की वजह से? कुछ कुछ लोग तो बहुत फास्ट लिख देते, मैंने देखा ये मैम तो तुरंत लिख देती है, एकदम साथ में लिख के ही लाते हो क्या? मैं इधर देख के इधर देखूं तब तक लिख लिया। हाँ, भाई कैसे लिखती होगी, इनसे ट्रेनिंग लो सभी, लिखने की ट्रेनिंग फ्रॉम हियर। हम पता नहीं समझते कितना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा जब पता चलेगा, बट लिखने की ट्रेनिंग। चलो। हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। ऐसा क्या लिख रहे हो तुम? ऑनलाइन वालों, तुम कैसे हो? ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं सर आपकी दीपावली कैसी रही? भाई हम क्लास ले रहे हैं और फिर शाम को वहां जाना है इंजेक्शन लगाने, हमारी कोई दीपावली। तो कोई दीपावली होती है क्या क्लास में और ड्यूटी में? होती है दीपावली? वो बोलेगा आपने पटाखे छोड़े कि नहीं छोड़े? आप पटाखे छोड़ोगे? ठीक है, फिर आपको मर्जी है, ऐसे करो। फिर इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक एमनियन और एक, इसको समझाने की जरूरत है? लिखो, मैं नहीं समझा रहा। कोरियन बाहरी, एमनियन अंदर, एमनियन में कोई नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। मतलब 4 को क्लास है, 31st 1 2 3, माय गॉड। 4,000, 8,000, 12,000, 16,000 खा गए तुम हमारे। 16-20,000 रुपए खा जाओगे तुम। है?
क्यों टेंशन क्यों नहीं? पैसे की टेंशन है भाई। तुम किस लिए पढ़ रहे हो? नॉलेज के लिए, जॉब के लिए? या ऐसे बताओ, नॉलेज के लिए कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा, सबको जॉब चाहिए पहले। नॉलेज बात की बात है, होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन सही होना चाहिए पेपर में। सही है कि नहीं है? तो भाई अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ इज समथिंग समथिंग मनी। यस और नो? पैसा है तो सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ नहीं है। ये सही है गलत है? तो मैं भी चाहता हूँ मेरे घर के ऊपर भी ऐसी लाइटें लगे, इसके लिए भाई कोशिश करनी पड़ेगी ना। यस और नो? तो फिर लिखो लिखो, जल्दी लिखो अपना टाइम। लिख लिया? चलो ठीक, आगे बढ़े। बेवकूफ, मना कर देते, 2 लाइनें लिखने के लिए लिखा नहीं, घर जाके दीपावली मना, तेरा ध्यान है ही नहीं इधर। हाँ जी मैम। HCG? अच्छा ये सैगी, हाँ एकदम किकर देन एमनियंस। सैगी का मतलब यहाँ पर स्मूथ का अपोजिट वर्ड यूज लेते हैं। जैसे कि मैं इसको एग्जांपल के लिए आपको बोलूं, इसका साइनोनिम्स नाम यूज लिखूं तो रफ, तो मतलब ये एकदम रफ टाइप होता है, स्मूथली नहीं होता, ग्लिसरिंग नहीं होता। और नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के मेनली 4 हार्मोन है, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम में आने लायक कितने जी? 4 जो आते हैं मोस्टली फ्रॉम कौन सी लेयर से? देखो एक एक लाइन काम की है, हेडिंग लगानी है हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा, या इसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ प्लेसेंटा, एक ही बात है, हार्मोन का मतलब एंडोक्राइनोलॉजी। तो प्लेसेंटा की एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा के हार्मोन मोस्टली कौन सी लेयर से भाई? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, लगभग 2 टाइप के हार्मोन होते 4 है बट 2 टाइप के। एक होता है जो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीन के बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? और दूसरे होते हैं जो स्टेरॉइड के बने होते हैं। दूसरे कौन से? स्टेरॉइड हार्मोन, जो स्टेरॉइड्स के बने होते हैं उसको बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन में 2 आते हैं, कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और यहाँ पर पेप्टाइड में आएंगे एक HCG और एक आएगा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। चारों लिखवा दूं? देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपको अच्छे से पता है कि ये सेक्स हार्मोन है, और सेक्स हार्मोन कोई भी होता है वो स्टेरॉइड होता है। यस और नो? तो सबको ही पता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इज स्टेरॉइडल, और ये प्रोटीन के बने होते हैं, तो हम चारों लिखेंगे। तो 2 टाइप के हार्मोन, एक है स्टेरॉइडल, स्टेरॉइड में आते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है प्रोटीन या पेप्टाइड का बना हार्मोन जो एक HCG और एक HPL। HCG का फुल फॉर्म लिख दो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। सबको पता है क्या फुल फॉर्म? मोस्ट कॉमन हार्मोन यही है प्लेसेंटा का। वॉमिटिंग कौन से हार्मोन की वजह से होती है? प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कौन से हार्मोन की वजह से आता है? बस। जय हो, जय जय हो। देखो भाई, आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे है, बेवकूफ सा है। मेरे को वो टाइम पास करना पसंद है पढ़ाते हुए, किसी को मैं किसी और के परसेप्शन से सोचता ही नहीं हूँ। ना मेरे को बड़ा बनना, ना मैं बड़ा हूँ, ना बड़ा दिखाना। आपके जैसा हूँ बस, जैसे आप वैसा मैं। सही। अरे सच में 1 साल बाद देखना आप ही ऐसा ज्ञान दोगे यहाँ खड़े होकर। मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ तुम भी बहुत अच्छी जॉब में जाओ, टीचर बनो, फिर बोलो देखो हम पढ़ाएंगे वो आएगा, लेकिन उसके लिए पहले पढ़ना पड़ेगा भाई। सिर्फ ऐसे बोल दो हम पढ़ाएंगे वो आएगा, तुम पढ़ा के आ जाओ कुछ और आ जाए, कुछ और उल्टा हो जाए, ऐसा नहीं। उसके लिए पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा कि सामने वाला भी ऐसे दूसरे लग जाए जब आपसे क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके लिए जीना पड़ता है पढ़ाई को, एनी टाइम पढ़ाई से बोर नहीं होना चाहिए बंदा। उसके लिए कुछ पर्पज होना चाहिए, बिना पर्पज बिना मिशन, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है वो आप करोगे। तो जिस दिन आपका इंटरेस्ट बन गया ना कि नहीं मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो ही कर पाओगे। पढ़ना पढ़ रहा है फिर नहीं हो पाएगा, फिर जॉब का क्या होगा? जॉब लग जाएगी, किताबों पे जंग लग जाएगी, कट्टे में डाल के ऐसी जगह डालोगे, दीपावली को भी सफाई निकलोगे उस पार्ट की, पीछे किसका होगे? 2 चीजें होती है, और लगता है कि नहीं अपने को पढ़ना है, फिर तो बात अलग। लेकिन अपने चारों हम हेडिंग लगाएंगे और एक एक को पढ़ेंगे। पढ़े? पढ़े क्या? सबसे पहला लिखेंगे अपन ये प्रोटीन, सॉरी कौन सा हार्मोन? प्रोटीन हार्मोन। उसमें नंबर 1 पे लिखोगे आप HCG। क्या लिखोगे? HCG। HCG इज ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? अच्छा, आपको पता है प्रोटीन 3 टाइप का होता है, सिंपल, कंपाउंड और डेराइव्ड। कंपाउंड का मतलब कंजुगेटेड, और एक कंप्लीट, पार्शियल कंप्लीट और इनकम्प्लीट। वो तो होता है कि भाई इसके अंदर कितना प्रोटीन कंटेंट है। तो सिंपल प्रोटीन और कंपाउंड प्रोटीन, क्वेश्चन सिंपल का तो आएगा नहीं, सिंपल का मतलब कोई भी प्रोटीन बना, दैट इज सिंपल। कंपाउंड प्रोटीन का मीनिंग क्या होता है? जैसे आप फैट पढ़ते हो, लिपिड, लिपिड कितने टाइप का होता है? 3, सिंपल, कंपाउंड, डेराइव्ड। पढ़ते हो ना? सेम प्रोटीन भी 3 टाइप का होता है, सिंपल, कंपाउंड, डेराइव्ड। तो कंपाउंड का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ये कंपाउंड? कंपाउंड का मतलब होता है कंजुगेटेड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? 2 नाम होते हैं इसके, कंपाउंड या कंजुगेटेड। मेरे को थोड़ा सा बता दो, आपने न्यूमोसाइट टाइप 2 से सीक्रेट होने वाले सर्फेक्टेंट के बारे में सुना है? लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन, वो फॉस्फोलिपिड होते हैं। वो क्या होते हैं? तो फॉस्फोलिपिड भी कंजुगेटेड प्रोटीन है, या कंजुगेटेड प्रोटीन बोल सकते हैं, या कंजुगेटेड लिपिड बोल सकते हैं, एक ही बात है दोनों। तो बताओ कंजुगेटेड का मीनिंग क्या होता है? कंजुगेटेड का बेसिक मीनिंग क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? सिंपल, यस और नो बन के यस बनता है। जैसे एक प्रोटीन कंपाउंड, एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड बनके जो नया प्रोटीन बनता है उसको कंपाउंड प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन इज इक्वल टू कंपाउंड प्रोटीन। सेम वही फैट की डेफिनेशन है, सेम फैट प्लस नॉन फैट इज इक्वल टू कंपाउंड फैट।
फैटी प्लस नॉन फैटी इज इक्वल टू कंपाउंड फैटी एसिड। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। आप पढ़ोगे हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, है ना, पढ़ते हो आप लोग। तो ऐसे ही होता है बॉडी में खूब सारे ऐसे प्रोटीन। आप फॉस्फोलिपिड पढ़ते हो, फॉस्फेट प्लस लिपिड इज इक्वल टू फॉस्फोलिपिड। लिपिड मतलब फैट, फॉस्फेट मतलब नॉन फैट, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड क्या हो गया, एक तरीके का कंपाउंड लिपिड हो गया। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका मतलब ये टाइप ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन, टाइप ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है। इसके दो सब यूनिट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं जब बहुत ज्यादा डीप पढ़ते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा का प्रेगनेंसी में कोई रोल नहीं है, जो यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है उसको हम बोलते हैं बीटा, बीटा एससीजी बोलते हैं, याद रखना कभी भी बीटा एससीजी बोलते हैं, अल्फा एससीजी बोलते हैं कि बीटा एससीजी पॉजिटिव आया है, इसका मतलब प्रेगनेंसी में कौन सा एससीजी पॉजिटिव आता है, बीटा। तो अल्फा का कोई रोल नहीं है, प्रेगनेंसी में कौन सा टेस्ट करते हैं, बीटा एससीजी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बाई चांस छोटे पेपर में, बीटा एससीजी। हाँ छोटे पेपर में आएगा ऐसा सवाल आएगा, जो अपने नॉन सेट में आएगा मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। एससीजी का फंक्शन क्या है, अभी ये इन्होंने इक्वेशन पूछा था, वही इसके फंक्शन है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करके चलता है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता तब तक कॉर्पस लूटियम करता है, प्लेसेंटा बन जाता है ये बस अच्छे से मेंटेन करके चलता है, मेंटेन कॉर्पस लूटियम्स। मेल में भी ये टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन में भी हेल्प करता है, मतलब मेल में भी इसका थोड़ा बहुत रोल होता है। एससीजी का फंक्शन लगभग एलएच के जैसा होता है फंक्शनली। साइड में आप लिख सकते हो वोमिटिंग जो भी होती है वो एससीजी की वजह से होती है, जिसके ब्लड में एससीजी ज्यादा होता है उसको वोमिटिंग ज्यादा होती है, जिसके ब्लड में एससीजी कम होता है उसको वोमिटिंग कम होती है। अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद में क्वेश्चन पूछूंगा, एससीजी ज्यादा किसमें होता है, एससीजी कम किसमें होता है, याद रखना मन में। कौन कौन सी डिजीज में एससीजी ज्यादा होता है प्रेगनेंसी में, कौन कौन सी डिजीज में एससीजी कम होता है, मन में याद कर लो, क्योंकि मैं पूछने वाला हूँ और फिर मैं मुर्गा मुर्गी सब बनाऊंगा और टेबल पे बनाऊंगा अपने अपनी बेंच पे। समझ में आ रहा पूरा, लिख लिया, अरे भाई जल्दी करो, आगे बढ़े, बोलो। शेर, शेर लिखना 1 घंटे लगा, शेर, मैं सुनता ही नहीं तुम्हारी बात, इतना लिखा रहे हो। अब सुनो, एससीजी का सीक्रेशंस फीमेल के फर्टिलाइजेशन के 8 डे आफ्टर शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें 4-5 प्रकार के टेस्ट है वो हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट टाइम एससीजी का सीक्रेशन कब स्टार्ट हो जाता है, 8 डे से, फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन से, लेकिन उस टेस्ट का नाम स्पेसिफिक है, वो अपने यूपीटी टेस्ट नहीं होता, वो आरआईए टेस्ट होता है, रेडियो इम्यून एसे। नॉर्मल जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं, वो तो हमारा मिस्ड पीरियड के टाइम आता है, वो बहुत 15 दिन बाद की बात है। एज सून एज पॉसिबल, सबसे जल्दी कब हो सकता है, 8 दिन, फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद, लेकिन वो आरआईए टेस्ट होता है, वो सबसे इस प्रेगनेंसी का स्पेसिफिक एससीजी टेस्ट है वो। तो इसमें यही है कि पहली बार एससीजी पॉजिटिव कब आता है, फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद, और जो पॉजिटिव आता है उसके 48 घंटे में डबल हो जाता है। कितने टाइम में डबल हो जाता है, मतलब जो पॉजिटिव आया उसके 48 घंटे में डबल होता है, ऐसा नहीं कि पूरी प्रेगनेंसी का डबल नहीं, जिस समय पहली बार पॉजिटिव आया उसका डबल 48 घंटे में होता है। और हर बार एससीजी चेंज होता रहता है, एससीजी का लाइफ स्पान होता है वो 36 आवर होता है, कितना होता है, 36 आवर्स का लाइफ स्पान होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन, अब नॉर्थ साइड का क्वेश्चन आ रहा है, एससीजी जो ही फीमेल प्रेग्नेंट हुई उसके 8 दिन बाद पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है, और धीरे 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 यह है 60 से 70 दिन, और यहाँ मैं बोल दूं 8 से 10 वीक, एलएमपी के कितने बाद, 60 से 70 दिन बाद या 8 से 10 वीक बाद, पूरी प्रेगनेंसी में सबसे पीक पे रहता है, सबसे पीक पे रहता है, और धीरे 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 कम नहीं होता, माइनस जीरो नहीं होता, लगभग 12 वीक पे कम हो जाता है, मतलब रहता पॉजिटिव है बट इतना नहीं होता कि वोमिटिंग हो। तो 3 महीने बाद में वोमिटिंग बंद हो जाती है फीमेल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होता है वोमिटिंग बंद हो जाती है, क्योंकि एसिडी का लेवल का रिलेटिवली कंपैरेटिवली कम हो जाता है। और एक देखना फिर ऐसे प्रेगनेंसी चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, अब हो गई डिलीवरी, डिलीवरी हो गई, हाँ डिलीवरी होते ही एसिडी नेगेटिव नहीं होता, डिलीवरी के 2 वीक बाद ब्लड में नेगेटिव होता है, यूरिन में 2 से 4 दिन बाद, तो ब्लड वाले ज्यादा याद रखना, ब्लड में 2 वीक बाद नेगेटिव होता है। डिलीवरी के कितने वीक बाद तक एचसीजी पॉजिटिव आता है, 2 वीक तक, कितने वीक तक, 2 वीक तक। तो क्या याद रखोगे, पीक पे कब होता है, 60 से 70 दिन, नेगेटिव कब हो जाता है, डिलीवरी के 2 वीक बाद, पहली बार कब, पढ़ना 8 दिन बाद फर्टिलाइज, ये तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात पल्ले पड़ी, कहा फर्टिलाइजेशन के 8 डे आफ्टर बढ़ना शुरू होता है, पीक पर कब होता है, 60 से 70 डे ऑफ एलएमपी, नेगेटिव कब हो जाता है, डिलीवरी के 2 वीक, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के। ऐसी कौन सी प्रेगनेंसी है जिसमें, सुन लेना मैं क्वेश्चन घुमा रहा हूं और बहुत टेढ़ा घुमा रहा हूं, ऐसी कौन सी प्रेगनेंसी है जिसको खत्म भी कर दिया फिर भी 2 महीने तक पॉजिटिव रहता है एससीजी, बोलो जय हो, बोलो बोलो, और सही जवाब सही जाओगे, क्योंकि फेमस डिसऑर्डर है वो, सबको पता है, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, जोर से बोलो सही हो जाएगा आंसर, जोर से बोलो सही हो जाएगा, तो जो भी बोलेगा गलत होगा आज, क्योंकि दीपावली है और तू पक्का ही दीपावली मना के नहीं आया, या दीपावली ने तेरे को आज परमिशन नहीं दी, और कोई भी बोलो सही होगा गारंटी, इसका मतलब तुम बोलो तुम सही बोलोगे। अरे बेवकूफो,
ऐसा कौन सा प्रेगनेंसी है जिसमें एसिडी लाखों में चला जाता है प्रेगनेंसी? भाई जिसमें 100-200 जाता है उसमें भी 2 वीक लगते हैं नेगेटिव होने में, तो जिसमें प्रेगनेंसी में एसिडी लाखों में किसमें होता है? किसमें होता है? हाई डिटेक्टेबल मोल, जिसको कोई होगा मोलर प्रेगनेंसी, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रेशनल ट्रोपोप्लास्टिक डिजीज। तो उसमें भाई कम होने में भी तो टाइम लगेगा। क्लास में 50 लड़के हैं, 2 मिनट में क्लास खाली हो जाएगी अगर परमिशन दे दो तो। अगर 500 लड़के निकलने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसी चीज जिसमें लाखों में होता है तो उसके कम होने में भी तो टाइम लगेगा। तो उसमें 7 से 9 वीक, 7 to 9 वीक लगते हैं। कोरियोकार्सिनोमा की मोल बाहर निकाल देते हैं, फीटस को बाहर निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी। तो मोलर प्रेगनेंसी में अगर पार्शियल मोल है तो 7 वीक तक पॉजिटिव रहता है एससीजी। कितने वीक तक? और अगर कंप्लीट मोल है तो 9 वीक तक पॉजिटिव रहता है। कितने वीक तक? आपको कुछ नहीं करना, 2 महीने मन में याद कर लो। मन में याद करो कितने महीने? पार्शियल है तो 2 महीने से 1 वीक कम, कंप्लीट है तो 2 महीने से 1 वीक ज्यादा। बस सिंपल तरीका। 2 महीने मन में सोच लो कि डिलीवरी के 2 महीने बाद तक एससीजी पॉजिटिव कौन सी बीमारी में रहता है? मोलर प्रेगनेंसी में। मोलर प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद, ठीक है। इवैक्यूएशन का मतलब होता है निकालने के बाद। इवैक्यूएशन का मतलब बाहर निकालना होता है। पार्शियल मोल था तो 2 मंथ से 1 वीक कम तो 7 वीक तक, कंप्लीट है तो 9 वीक तक। हम पूरी मोलर प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, मैं वापस वहां पर पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, जिंदगी में ना भूलो तुम। तो मैक्सिमम पहुंच जाता है आपका 60 से 70 दिन या 8 से 10 वीक। 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पीरियड मिस होते ही पॉजिटिव होते हो जाता है। लगभग प्रेगनेंसी आते आते भाई 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 जय हो, इतना हो जाता है। एससीजी ब्लड से 2 वीक बाद डिलीवरी से डिसअपीयर हो जाता है। पार्शियल मोल निकालने के 7 वीक बाद डिसअपीयर होता है। कंप्लीट मोल इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब है प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी। जिसको मोलर प्रेगनेंसी थी हमने निकाल दिया, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दी, उसके 9 वीक याद रहेगा क्या? 2 और 7 कितने होते हैं? 9, ठीक है। और किसी ने नाम ले लिया एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबॉर्शन, इसमें कम होता है, ज्यादा नहीं होता कभी। एबॉर्शन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन दोनों में एससीजी कम होता है, ज्यादा नहीं होता। कैसे बदमाश बच्चे हैं तो जानबूझ के नाम लिया, मैं एक्टोपिक बोलेंगे, गलत हो जाएगा तुम्हारा। अब आपके मन में आ रहा है पार्शियल मोल क्या है, कंप्लीट मोल क्या है, पूरा डिसऑर्डर पढ़ेंगे हम। मोलर प्रेगनेंसी को निकालने को बोलते हैं इसमें। जय हो। जहां पे आपको याद नहीं हो ना, हम वापस पढ़ना शुरू कर देंगे, घबराना मत। ना सिलेबस कोई ना अगले साल कर लेंगे। एक चीज मैंने नोटिस की है, मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, लड़कियां नोट्स अच्छे बनाती है, लड़के नोट्स सही नहीं बनाते। क्या रीजन है इसका? अब पढ़ता कौन अच्छा है मुझे नहीं पता, लेकिन नोट्स लड़कियों के अच्छे होते हैं। और एक और रिसर्च है, आज तक कभी भी किसी लड़की ने किसी लड़के की कॉपी नोट्स बनाने के लिए नहीं ली। जितनी बार भी कॉपी मांगी गई है लड़के ने लड़की से मांगी, प्लीज नोट्स बनाने, क्योंकि लड़का भी लड़की से कॉपी नहीं मांगता, उसको पता है इसने ऐसे लिख रखा होगा। ये रिसर्च है, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट हूँ या था, मुझे पता। मैंने भी मांगी, खूब मांगी होगी, लेकिन मेरी कॉपी मांगी होगी बहुत सारा, ऐसा भी तो हो सकता है। हमारा अपवाद था थोड़ा, लेकिन फिर भी ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ कि गर्ल्स नोट्स अच्छे बनाती है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, हाँ सच में। हम लोग क्या होते हैं, ठीक है जो कॉपी मिली उसी में कर देंगे। कॉपी के 3 पार्ट, एक आगे से स्टार्ट करेंगे साइकियाट्रिक, पीछे से उल्टा स्टार्ट करेंगे ओपीजी, बीच में रेस्पिरेटरी आ गया भाई लिख ले, आज जो भी आया वो फाइनल। फिर थोड़े दिन बाद में तीनों हो जाते हैं मैच, इधर से ईसीटी कनेक्शन हो रही है नेसोफेरिंक्स के, उधर से फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉपिक एंड हो रहा है टीटी के साथ। भाई क्या ही चल रहा है पता ही नहीं चलता खुद को हो क्या रहा है। तो लड़कों के नोट्स ऐसे होते हैं, होता है कि नहीं होता? होता है। मैं मेरे नोट्स थे ऐसे, आपके अच्छे होंगे, मेरे ऐसे थे। अब बता सुनो, एक क्वेश्चन पूछूं। एचसीजी ये कौन है? एक तो इंक्रीज, एक डिक्रीज, ये पूरा टॉपिक है आगे मैं दोबारा पढ़ूंगा, लेकिन मेरा मकसद यह है, वो नहीं, वो मकसद नहीं है। मकसद है कि तुम्हें किसी हालत में पूरा याद हो जाए, उससे काम नहीं चलेगा, चीन टपाक से नहीं चलेगा। कम से कम 4 ऐसे डिसऑर्डर बताओ जिसमें एसिडी नॉर्मल से ज्यादा होता है, और कम से कम 2 डिसऑर्डर ऐसे बता दो जिसमें एसिडी नॉर्मल से कम होता है। तो पहला तो छोड़ देना सब दोनों, पहला दोनों का सेम आंसर है, कोई बताएगा सेम आंसर क्या है? सेम आंसर है दोनों का, सेम आंसर क्या है? अगर मैं पूछूं आपकी एज क्या है, तो आप डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं बताओगे तो मैं हो सकता है ज्यादा भी इमेजिन कर लूं, हो सकता है कम भी इमेजिन कर लूं, तो इसमें दोनों प्रोबेबिलिटी है ना। तो एलएमपी का जिसको पता नहीं होता, तो हो सकता है एलएमपी का किसी को पता ही नहीं है, तो आप कैसे पता कर सकते हो कि इसकी एसिडी ज्यादा है किसी कम है? तो जिसको एलएमपी का नहीं पता, तो दोनों में कॉमन क्या है? मिस कैलकुलेशंस ऑफ एलएमपी या रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ एलएमपी। जिस रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी, सीधी बात, कुछ भी बोलो, मतलब रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ द प्रेगनेंसी गेस्टेशनल एज। जिसको गेस्टेशनल एज का नहीं पता वो कैसे पता करेगा कि इसका एसिडी ज्यादा है या कम है? जिसको एज नहीं पता, प्रेगनेंसी की डेट नहीं पता, कितने वीक की प्रेगनेंसी उसको नहीं पता, तो ये तो कॉमन है, ये दोनों में आता है। तो अगर भी ऑप्शन में क्वेश्चन आए तो ये दोनों में आता है, तो आराम से देख लोगे, आप पता चल जाएगा। तो आपको ये पहला वाला याद नहीं रखना है, क्योंकि वो अपने आप ही हट जाएगा। तो जब ऑप्शन होगा ना, तो जब भी मोलर प्रेगनेंसी होती है, कौन सी प्रेगनेंसी, उसमें एसिडी बहुत ज्यादा होता है। मोलर प्रेगनेंसी का दूसरा नाम क्या है? जीटीडी, गेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज। ये क्या होता है हम पढ़ेंगे। इसी का तीसरा नाम होता है क्या? आई
टीडी, ऑम, मोल। किसी को चौथा नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेसिकुलर मोल। इसका कॉम्प्लिकेशन एक और होता है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो कैंसर हो जाता है कोरियन का। तो कोरियन के कैंसर में भी क्या होगा? एसिड ज्यादा होगा, कोरियोकार्सिनोमा, ओमा लग गया मतलब कैंसर। और चौथा किसी को भी नहीं पता, मल्टीपल। पांचवा, पहला रॉन्ग गेस्टेशनल एज कैलकुलेशंस, इसमें तो सेम लिख दो। क्या नंबर टोल को एक चीज क्या बाकी रहेगी? क्या बोल रहे हैं? हाँ एसिड ज्यादा, हाइपरएमेसिस ग्रेविटी का मतलब ये है कि एसिड ज्यादा बोल सकते हैं। 6 नंबर और बताओ, एक और बता दो, हाइपरएमेसिस बना दिया ना 6 पे, तो 7 एक और बताओ। एक चीज बाकी रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोर से बोलो। कोई नहीं बता रहा, वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोल रहा है, उसको मुक्का पड़ेगा अभी। बेवकूफ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में एसिड कम होता है, एमएसएपी और एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। डाउन में मैं डाउन हो गया, अब तो बता दो। तो फिर डाउन में मैं डाउन हो गया, ये ट्रिक याद रखिए ना, क्या ट्रिक है? डाउन में, डाउन में मैं डाउन हो गया। तो जब भी डाउन सिंड्रोम होता है तो मेटोनस सीरम अल्फा बीटा प्रोटीन और एस्ट्रोजन कम होता है, तो बढ़ता कौन है? एससीजी। तो डाउन सिंड्रोम में इसका उल्टा होता है एससीजी दोनों का, तो डाउन सिंड्रोम में एससीजी बढ़ता है, तो एससीजी किस में ज्यादा होगा? डाउन सिंड्रोम में। और नीचे हाइपरमेसिस ग्रेविटी भी लिख सकते हो। तो इसमें तो हो गया सब में ज्यादा, कम किस किस में होता है? एबॉर्शन में और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, ये तो सबको ही पता है। अगर कल के दिन क्वेश्चन आ जाए बाई चांस फॉर कोई भी डिसऑर्डर अदर देन डाउन सिंड्रोम है, उसमें एससीजी कम होता है। डाउन सिंड्रोम में एससीजी ज्यादा होता है, अदर देन कोई भी ट्राइसमी है, एबनॉर्मल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी अदर देन डाउन, एससीजी कम होगा। लेकिन डाउन सिंड्रोम में स्पेसिफिकली याद रखना ज्यादा होता है। डाउन सिंड्रोम में एससीजी ज्यादा, ये हम ट्रिपल टेस्ट में पढ़ेंगे, जब हम एंटीनेटल टेस्ट पढ़ेंगे ना, तब आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, कैसा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया एससीजी का पूरा खेल? एससीजी फिनिश, यस और नो? अब कोई लोग बोल रहे हैं सर ये पूरा समझ में नहीं आया, मैं कहता हूँ 90% बच्चों को आ गया, जिसको नहीं आया इसका मतलब ये है ये टॉपिक अभी यहाँ ही नहीं, ये मैं पढ़ूंगा जब हम प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस पढ़ेंगे उस टाइम अच्छे से, और 3 बार रीजन होगा, तब तो तुम कहाँ जाओगे, तुम चाह कर भी बाहर निकाल नहीं पाओगे। मिटा दे प्लीज फास्ट। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब ट्विन प्रेगनेंसी ना? अच्छा, मल्टीपल प्रेगनेंसी की डेफिनेशन क्या है? क्या मीनिंग मल्टीपल प्रेगनेंसी का? क्या मैम, मल्टीपल प्रेगनेंसी का मीनिंग क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब क्या, बता दो। ट्विन, ये तो दूसरा नाम हो गया, डेफिनेशन क्या है? बताओ बताओ देखिए। मोर देन वन फीटस, एक का बच्चा 3 साल का है, एक 7 साल का है, तो उसके 2 फीटस है, तभी तो वो 2 बार मां बनी है, तो वो मल्टीपल प्रेगनेंसी है। तो क्या है मल्टीपल प्रेगनेंसी की डेफिनेशन? ठीक, वेरी गुड। मतलब सर अंदर से पता है, बोल नहीं पा रहे, यही है ना सर? सर कैसे बोलना है ये नहीं पता है। गुड, वेरी गुड। लिख लिया था क्या? क्या आई हैव टेक्निकल एक्सपर्टीज। अच्छा, ये तो ट्रैकियोस्टोमी इन सब यही पढ़े, एलएमएन। वाह वाह भाई वाह, सब पढ़े। दिस इज एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, ये भी ट्यूब है ना? ऐसे कुछ, हाँ किया मैंने बेट। क्या एडल्ट में किया मैंने, पीडिया में नहीं करने देते वहां नर्सिंग स्टाफ, एडल्ट में बाई चांस ही कोई मिटा दूं। एचपीएल, अब सुनो, आपको पता है प्रेगनेंसी में मदर को हाइपरग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती है, इसका मेन रीजन 50% रीजन यही है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंट करवाता है हार्मोन, फीटस को ग्लूकोज प्रोवाइड करने के लिए ये ज्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, इसका नाम यही है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेजेंस, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ये ग्लूकागॉन जैसा काम करता है, तो नया ग्लूकोज बनता है ताकि फीटस को ज्यादा सप्लाई हो पाए, तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। बस एक ही इसका फंक्शन याद रखना है, क्या है? ये सेंसाइटोट्रोपोब्लास्ट से बनता है, इसका फुल फॉर्म पूरा नाम पहले लिख दिया, इसका दूसरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स। फंक्शंस, फीटस को ग्लूकोज प्रोवाइड करवाता है, ये थोड़ा बहुत इंसुलिन रेजिस्टेंस भी प्रेगनेंसी में करता है। ये हो गया आपका एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेजेंस। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब, मैं बस इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, तो इंसुलिन काम नहीं करेगा। जल्दी करो प्लीज, मेरा आज ये सोच रखा था कि प्लेसेंटा पूरा करके अम्नियोटिक फ्लूइड तक पहुंच जाएंगे, एब्नॉर्मलिटी तक पढ़ लेंगे, लेकिन इस बार मैंने नोट्स में ये एंडोक्राइनोलॉजी वाले फंक्शन ऐड कर दिए, उसमें आपके 20-30 मिनट और हो गए। हमारे नोट्स हर बार थोड़े बहुत रहते हैं, हर बैच में कुछ न कुछ चेंजेस रहता है, तो पुराने बैच वालों को भी अब मैं हाथ हिलाते हुए देख रहा हूँ, वरना वो चुपचाप बैठे रहते हैं। हाँ ठीक है, हमारे तो लिखे हुए हैं, नहीं लिखे